आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिंगुलर सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है। सिंगुलर सॉल्यूशन जो हम फाइंड आउट करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तो कोई भी यदि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं कि ये क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन general solution of one is one parameter family of curves। ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स होगा। हम सपोज करते हैं लेट फाइव एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ हम ऐसा सपोज करके चलते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और टू जो है वो इसका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में हमने देखा फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फैमिली ऑफ कर्व्स करने का सेंस ये है कि यहाँ पर पैरामीटर यदि हम बदलते जाएं सी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी we get different solution of वन। अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब जैसे कोई कर्व है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा, सॉल्यूशन आएगा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स। दिस implies ln y is equal to x plus c, y is equal to k e raised to the power x, जहाँ k arbitrary constant हो गया, arbitrary constant हो गया। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। अब ये जो k है, हम जैसे यदि k की वैल्यू 0 रखें तो y इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होगा। k की वैल्यू 1 रखें तो y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x एक सॉल्यूशन होगा। k की वैल्यू हम 2 रखें तो y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x सॉल्यूशन होगा। हम इसे ट्रेस भी कर सकते हैं। तो ये तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, ये ई रेस टू द पावर x हो जाएगा, फिर 2 ई रेस टू द पावर x हो जाएगा एंड सो ऑन। ये फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, हम अलग अलग फैमिलीज आएगी, हाफ भी आएगा, ये भी आएगा। ये फैमिली ऑफ कर्व्स मिल रहे हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ये जो कर्व्स हैं, कर्व्स के नेचर के ऊपर हम बात करते हैं कि कर्व्स किस किस नेचर के हो सकते हैं। तो अब जैसे ये पॉइंट्स है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज कीजिए मैं रेड ले लेता हूँ, रेड कलर में ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हमें क्या मिलेगा, वो यूनिक मिलेगा। कर्व का नेचर अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे हम कर्व ले रहे हैं, कुछ इस तरह का कर्व है, कर्व ऐसा हो, कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है, कर्व। ये जो है
ये जो कर्व है एक पर्टिकुलर सी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। यदि सी की वैल्यू हम ये पॉइंट रखें, ये वाली पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हम जब टेंजेंट की बात करें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट दो अलग अलग आ जाएंगे। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट दो अलग अलग आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता था कर्व। तो इस पॉइंट पे जो दो टेंजेंट आए वो कॉन्साइड कर गए। इस कर्व तो एक ही है, लेकिन ये जो पॉइंट है स्पेसिफिक पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट्स पे हम टेंजेंट दो दो ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट कॉन्साइड कर जा रहे हैं, यही टेंजेंट बन जा रहे हैं दोनों। कर्व के ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम अ, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम कर्व के पॉइंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इफ मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन tangent can be drawn. If more than one tangent can be drawn at a point on a curve, then the point in consideration, then the point in consideration is called multiple point. Multiple point or singular point. सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो पूरे कर्व में ऐसे ही पॉइंट्स नहीं है, कुछ खास तरह के पॉइंट्स हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टीज को एडहर कर रहे हैं। तो उस तरह के खास पॉइंट्स को हम मल्टीपल पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। यदि दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो उसे हम डबल पॉइंट बोलते हैं। यदि तीन टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं तो ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन है तीन टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है हमारा कर्व कैसा हो। यदि हमारा कर्व ऐसा हो तो इस पॉइंट पे ऐसा भी टेंजेंट हो सकता है, ऐसा भी टेंजेंट हो सकता है, ऐसा भी टेंजेंट हो सकता है, तो ट्रिपल पॉइंट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कर्व कैसा है, उस पॉइंट का नेचर कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे कर्व बहुत बहुत आया है। तो हमने ये देखा कि टेंजेंट जो है किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें भी दो तरह का केस आता है। यदि मल्टीपल टेंजेंट्स आते हैं तो उसमें भी दो तरह का हो सकता है। डू द टू tangents are real and distinct, कि रियल और डिस्टिंक्ट है, तब इस तरह के पॉइंट्स को हम खास नाम देते हैं, इसको बोलते हैं नोड। इफ द टेंजेंट्स, if the tangents at the point coincides, ठीक है, then we call the
पॉइंट कस्प, तब हम उसे कस्प बोलते हैं। तो हमने नेचर देख लिया कि कोई पॉइंट नोड हो सकता है, कस्प हो सकता है, और एक तीसरा कंडीशन है इफ द tangents are imaginary, then the points then the point is called isolated point। isolated पॉइंट, यदि उस ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर टेंजेंट इमेजिनरी है, तो उस तरह के पॉइंट्स को हम आइसोलेटेड पॉइंट्स कहेंगे। फैमिली ऑफ कर्व्स में हमारे पास फाई ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। और हमारे पास एक रिलेशन है एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, तो ये 1 था और ये 2 था। फैमिली ऑफ कर्व जो है 2 1 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ सी और पी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये सी और पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पी तो आपको पता है, पी इज dy अपॉन dx एंड पी इज नथिंग स्लोप, नथिंग बट स्लोप ऑफ tangent to the solution curve, to the solution curve at any point p ऑफ एक्स वाई। किसी पर्टिकुलर पॉइंट p पे dy अपॉन dx क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सॉल्यूशन कर्व। सॉल्यूशन कर्व के ऊपर टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे रिप्रेजेंट करता है p। और c है, c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट, और c के लिए c क्या है? पैरामीटर है, पैरामीटर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर डिफरेंट values of C we get different solution curve, solution curves। तो इससे तो साफ साफ पता चल रहा है P और C एक दूसरे से अटैच्ड हैं, क्योंकि हर एक C के वैल्यू के लिए अलग अलग सॉल्यूशन कर्व मिलेगा, और हर एक सॉल्यूशन कर्व जो है वो dy बाई dx के उसके उसके ऊपर हमें dy बाई dx की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, अलग अलग स्लोप्स होंगे। तो ये समहाउ रिलेटेड है। टेंजेंट की बात में हम ये भी देख रहे हैं कि टेंजेंट जो है, कोई सॉल्यूशन कर्व है, उसके ऊपर जो टेंजेंट की सॉल्यूशन कर्व है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है वो टच कर रहा है कर्व को। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के लिए सी कुछ खास वैल्यू हो सकती है, सी की वैल्यूज भी हो सकती है, और इस पॉइंट पे हो सकता है एक से ज्यादा पी भी मिल जाए, क्योंकि इस पॉइंट से एक से ज्यादा कर्व भी पास कर सकते हैं, और इस पे एक से ज्यादा टेंजेंट भी ड्रॉ हो सकते हैं। तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी और पी की वैल्यू वो एक से ज्यादा हो सकती है, मोर देन वन वैल्यूज ऑफ सी एंड मोर देन वन वैल्यूज ऑफ पी। ये खास बात है जो मुझे हमें ध्यान में रखनी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि इफ देयर एग्जिस्ट यदि कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कर्व, देयर एग्जिस्ट अ कर्व such that each member
member of the general solution of a differential equation satisfy differential equation touches the curves somewhere यानी कि ऐसा कोई कर्व एग्जिस्ट कर रहा है जो जिसको सॉल्यूशन कर्व कहीं ना कहीं टच कर रहा है, हर एक मेंबर सॉल्यूशन कर्व का हर एक मेंबर कहीं ना कहीं टच कर रहा है, देन द कर्व also satisfies the differential equation। क्या ऐसा कर्व एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमने देखा है कि ऐसा कर्व जो एग्जिस्ट कर रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट, हमने ये कहा if there exists a curve such that each member of the general solution of differential equation touches the curve somewhere कहीं ना कहीं से टच कर रहा हो, तो ये जो ऐसा जो कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह का कर्व, उस कर्व का हमने सच कर्व्स, ये जो कर्व एग्जिस्ट कर रहा है उस तरह का कर्व को हमने एक स्पेशल नाम दिया, इसको हम बोलते हैं एनवेलप ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या होता है एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स? it is a curve that touches each member of the family of curves। ठीक है, हर एक फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक मेंबर्स को टच करता है। तो ऐसा एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। हम एनवेलप निकालना सीखेंगे कि कब एनवेलप एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा। तो आंसर है कि डू ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हैज सिंगुलर सॉल्यूशन। यदि एनवेलप एग्जिस्ट करेगा तो एनवेलप्स आर सिंगुलर सॉल्यूशंस। यहाँ पर नोट है, नोट ध्यान देना है, envelopes are singular solutions। तो envelopes ही जो हैं वो singular solutions होते हैं। तो हमें envelopes से फाइंड आउट करना है कि किस किस केस में envelope एग्जिस्ट करेंगे, किस किस केस में envelope एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं, जैसे एक बड़ा हमने जो एग्जांपल लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आंसर है नो। कि डू ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हैज सिमिलर सॉल्यूशन, तो आंसर इज नो। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। तो इसका जो सॉल्यूशन मिला था हमें y इज इक्वल टू के ई रेज टू द पावर x, यानी कि y माइनस के ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0, जहां k इज अ पैरामीटर। k क्या है? k है पैरामीटर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें इन्वेलप निकालना है। तो इन्वेलप की क्या खास बात है कि वो टच करेगा सॉल्यूशंस को हम किसी न किसी पॉइंट पे।
तो इन्वेलप्स के हर एक पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो, ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वाई। तो वहां पर टेंजेंट जो है, वहां पर दो टेंजेंट मिलेंगे, मतलब वहां पर P की दो वैल्यूज मिलेगी और वहां पर C की भी दो इक्वल वैल्यूज मिलेगी, P की भी दो इक्वल वैल्यूज मिलेगी और C की भी दो इक्वल वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, यदि P की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी मतलब वहां पर टेंजेंट का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दो P मिलेगा तो यहाँ पर टच नहीं हुआ, उस पॉइंट पे कर्व को टच नहीं करेगा। और यदि सी भी दो सी यदि एक से ज्यादा मिला उस पॉइंट पे, मतलब वहां पर कर्व्स जो हैं उस पॉइंट पे दो सी मिल रहे हैं, C1 और C2, तो उस पॉइंट पे C1 C2 जब डिफर कर जाएंगे तो टच नहीं करेगा। तो यदि टच करेगा तो P और C उस उसके हर एक पॉइंट पे कॉमन आएंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन की क्या खास बात है कि सिंगुलर सॉल्यूशंस के लिए या इन्वेलप्स के लिए पहला तो नोट हमने 1 लिखा और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ, हम इसे नेक्स्ट देखेंगे कि दूसरा इम्पोर्टेंट नोट जो है, जब हम P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तब हम उसके ऊपर हम जब जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें इक्वल वैल्यूज ऑफ P चाहिए और इक्वल वैल्यूज ऑफ C चाहिए। के ही सी है, इसको हम के को हम सी कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। के को हम सी कर देते हैं तो ये हमारे पास आया ऑफ वाई। हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं तो सॉल्यूशंस क्या आ गया, फाइव ऑफ एक्स वाई सी is equal to y minus c e raised to the power x is equal to 0। इक्वल वैल्यूज ऑफ p के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, p एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो डेल एफ अपॉन डेल p इज इक्वल टू 0 करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल p मिलेगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। ये तो एब्सर्ड रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या हो गया, एब्सर्ड हो गया। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है 1 0 के इक्वल हो जाए। यहाँ पर भी अब आते हैं, यदि हम डेल फाई अपॉन डेल सी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये मिलेगा 0 माइनस सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स ई रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं, ये भी एब्सर्ड हो गया। एक्स के किसी वैल्यू के लिए ई रेस टू द पावर एक्स 0 नहीं होता है। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कर्व है, सॉल्यूशन कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई सी, ये जो सॉल्यूशन कर्व है फाइव ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0, इस पे ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जहां पर सी की दो वैल्यूज हों। और यहां पर भी हमने क्या देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा कोई वैल्यू, ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि पी की दो वैल्यूज मिले। तो हमने देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई, इसके सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। In fact, linear differential equation of first order first degree does not possesses singular solution। तो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस केस में। तो हमने देखा सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते, यानी कि यदि ऐसा कर्व एग्जिस्ट करे जो सॉल्यूशन कर्व को कहीं ना कहीं टच करता रहे, जिसका हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कर्व को टच करता रहे, तो उसको इनवेलप हम बोल रहे हैं। और इनवेलप सिंगुलर सॉल्यूशन होगा तो इनवेलप एडजस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकता है। अब आते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स हमने देख ही लिया कि मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं। हमने देखा
नोड देखा हमने, मल्टीपल पॉइंट्स दो तरह के देखे, नोड नोड और कस्प। हमने दो तरह का देखा, नोड और कस्प, और एक आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। तो नोड, कस्प एंड आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब कोई कर्व है, ये नोड, कस्प और आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या कर्व से रिलेटेड टर्म्स है। तो कर्व है, कर्व यदि खुद को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट होंगे, और वो टेंजेंट कॉमन भी हो सकते हैं। जैसे अब सर्कल की बात कर ले, तो किसी भी पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और उस केस में वो दोनों टेंजेंट कॉन्साइड कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता था कर्व। तो है ये जो केस है जिसमें टेंजेंट्स डिफर करते हैं, उसे हम नोट कर रहे हैं, और ऐसा केस जहां पर टेंजेंट कॉन्साइड कर जाए उसे हम कस्प कह रहे हैं। तो हमने एक केस देखा नोड का, और एक देखा कस्प का। और यदि इमेजिनरी टेंजेंट हो जाते हैं, इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पे, तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे इमेजिनरी टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वैसे पॉइंट्स को हम आइसोलेटेड पॉइंट्स कहते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट्स क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट्स को ही हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नोड, कस्प, आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, तो हम सिंगुलर सॉल्यूशन को हम निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सिंगुलर सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम जो कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, जहाँ p जो है वो dy अपॉन डी एक्स है, और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन है, वो है फाई ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। तो हम दो टर्म कॉइन कर रहे हैं, एक का नाम है p डिस्क्रिमिनेंट और एक का नाम है c डिस्क्रिमिनेंट। तो p डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो हमने हमारा जो कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, जब हम इसे p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल पी इज इक्वल टू 0, और डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, इन दोनों से जब हम p को एलिमिनेट करते हैं, जो रिलेशन मिलेगा उसको हम सपोज करते हैं एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 यदि मिल रहा है, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने देखा कि एब्सर्ड रिजल्ट आ गया था, नहीं मिला था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का जब हमने केस लिया, तो उस केस में हमें ऐसा एच ऑफ एक्स वाई मिला ही नहीं। लेकिन ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, यदि मिलता है तो हम उसको बोलते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट। उसी तरह सी डिस्क्रिमिनेंट में फाई ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 और डेल फाई अपॉन डेल सी इज इक्वल टू 0, जब हम इन दोनों से सी को एलिमिनेट करते हैं और जो रिलेशन मिलता है उसे जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हम बोलते हैं। जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं सी डिस्क्रिमिनेंट। तो सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट तो क्लियर है। अब एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू हम सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट को हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है पी स्क्वायर 2 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस वाई। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर 2 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे 1 मानते हैं। हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल पी क्या आएगा, ये आएगा 2p 2 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये सेकंड आएगा। तो सेकंड से हमें क्या मिलेगा, सेकंड इंप्लाइज आइदर p इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसको हम थर्ड मान लेते हैं और इसे हम फोर्थ मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट p इक्वल टू 0 पुट करते हैं 1 में, तो क्या मिलेगा 4 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या सिंपली 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो p discriminant p discriminant ऑफ 1 इज क्या होगा 2 माइनस 3y स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है ये p डिस्क्रिमिनेंट आया। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन p हो, then suppose note if f of x y p is equal to 0 is quadratic in p, that is f of x y p is equal to, suppose कीजिए a of x y p square plus b of x y p plus c of x y is equal to 0 इस फॉर्म में हो, then p discriminant is equal to b square minus 4ac is equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम यदि इस रूल से भी निकाले तो p डिस्क्रिमिनेंट सेम आएगा, लेकिन यदि क्वाड्रेटिक नहीं हो तो हमें जो अभी ऊपर का मेथड बताया है उसी मेथड्स के थ्रू ही हम निकालते हैं। तो p डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया ये तो हमने देखा, फिर हम इसका c डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। c डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, हमारे पास जो आया वो आया p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 माइनस वाई होल अपॉन 2 माइनस 3y होल स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y होल स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y, प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो हमारे पास वो आ गया p इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई एंड 2 माइनस 3y, और दूसरा आएगा p इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y। हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई 2 minus 3y, and this is 2 minus 3y upon 2 under root 1 minus y dy is equal to dx. This is 1 upon under root 1 minus y dy minus 3 by 2 y upon under root 1 minus y dy is equal to dx। जो हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा x प्लस सी इज इक्वल टू वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई। ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा यदि हम माइनस का भी सेक्शन को लेके चले, तो यदि हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन कर्व होगा
वो होगा x प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, यानी कि फाई ऑफ एक्स वाई सी इज x प्लस सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई सी इज एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई। तो ये हम देख रहे हैं हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन कर्व नंबर 6, वो जो है क्वाड्रेटिक इन सी है, तो इसको हम सी का क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखें, सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, ये फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो सी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, सी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई is equal to b square minus 4ac, and this is, say discriminant is this implies 4x square minus 4x square minus y square 1 minus y is equal to 0, 4x square minus 4x square plus 4y square 1 minus y is equal to 0, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है जो सी डिस्क्रिमिनेंट आया वो 7 आया। तो दो चीजें हमारे पास हैं, एक है पी डिस्क्रिमिनेंट और एक है सी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट आया है, यहाँ पर हम इसे हाईलाइट कर रहे हैं, 2 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y स्क्वायर, 2 माइनस 3y स्क्वायर 1 माइनस वाई, ये पी डिस्क्रिमिनेंट था, पी डिस्क्रिमिनेंट, और y स्क्वायर 1 माइनस वाई इज सी डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो हम दो चीजें देख लेंगे कि हम पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि वंस वी हैव पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट, हाउ वी रीच टू सिंगुलर सॉल्यूशन। यदि पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सिंगुलर सॉल्यूशन के ऊपर कैसे जाएंगे। तो हमने सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में क्या देखा कि ऐसा इन्वेलप है, वहां पर सी और पी दोनों की वैल्यू सेम होगी, सी की भी डबल वैल्यूज होगी उसके उस कर्व इन्वेलप के ऊपर, और पी की भी डबल वैल्यूज होगी। यानी हम कह सकते हैं इफ s of x y is equal to 0 is a singular solution of an ordered differential equation। नोट हम ध्यान में देते हैं, नोट हमारा क्या कह रहा है कि इफ s of x y, यदि s of x y is equal to 0, यदि कोई रिलेशन x y का is equal to 0, यदि सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, देन s of x y is equal to 0 जो है, यानी s of x y, नॉट s of x y is equal to 0, s of x y is equal to 0 नहीं होगा, equal to 0 नहीं लिखना। s of x y is a common factor of both of the above discriminant, मतलब p discriminant में भी वो होगा और c discriminant में भी होगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसे कॉमन फैक्टर होना पड़ेगा, पहला कंडीशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 माइनस वाई जो है
वो दोनों डिस्क्रिमिनेंट में कॉमन है, तो ये पार्ट ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या होगा? पार्ट ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। तो पी डिस्क्रिमिनेंट में हमने देखा कि पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में कुछ जिसका जो फैक्टर्स होते हैं वो, उन फैक्टर्स में कुछ पार्ट्स जो हैं वो सिंगुलर सॉल्यूशन के पार्ट्स होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर सॉल्यूशन के पार्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे पार्ट जो सिंगुलर सॉल्यूशन के पार्ट नहीं होते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रानियस लोसी कहते हैं।